नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने आसपास की दुनिया को विज्ञान के एक बेहद दिलचस्प नजरिए से देखने वाले हैं। हम मिलकर समझेंगे मैटर यानी द्रव्य की इस अद्भुत दुनिया को, जानेंगे इसे मापने के बिल्कुल सटीक तरीकों के बारे में और ये भी समझेंगे कि हमारे चारों तरफ मौजूद तरह तरह की सामग्रियों का वर्गीकरण आखिर कैसे किया जाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा में हम मुख्य रूप से इन 4 अहम बातों पर गौर करेंगे। पहला, द्रव्य को समझना। दूसरा, द्रव्यमान और आयतन। तीसरा, एसआई मात्रक और नियम। और अंत में सामग्रियों का वर्गीकरण। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले विषय की, मैटर यानी द्रव्य को समझना। अब अगर हम अपने आसपास देखें तो अनगिनत चीजें नजर आती हैं। पानी, मिट्टी, पत्थर, कप और भी बहुत कुछ। लेकिन क्या इन सभी अलग अलग चीजों को पुकारने के लिए कोई एक आम नाम है? विज्ञान की भाषा में इसे मैटर या द्रव्य कहा जाता है। पर अक्सर ये सवाल मन में आता है कि आखिर ये मैटर असल में है क्या? ये एक ऐसा बुनियादी सवाल है जिसे समझना विज्ञान की दुनिया में कदम रखने के लिए बहुत जरूरी है। दरअसल इसका जवाब बहुत ही सीधा सा है। विज्ञान कहता है कि कोई भी वस्तु या सामग्री, चाहे वो कुछ भी हो, अगर वो जगह घेरती है और उसमें द्रव्यमान है, यानी उसका कुछ मास है, तो उसे द्रव्य कहा जाएगा। बस यही दो शर्तें हैं, जगह घेरना और द्रव्यमान का होना। हमारी इस भौतिक दुनिया की लगभग हर वो चीज जिसे हम देख या महसूस कर सकते हैं, वो इसी परिभाषा के दायरे में आती है। इसी से जुड़ी एक और बेहद दिलचस्प बात है। द्रव्य के जो बिल्कुल शुद्ध रूप होते हैं ना, विज्ञान में उन्हें पदार्थ या प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। रोजमर्रा के जीवन से जुड़े कुछ आम उदाहरण देखें तो पानी, चीनी, नमक, लोहे का टुकड़ा और यहाँ तक कि वो ऑक्सीजन गैस भी जो हवा में मौजूद है, ये सब द्रव्य के बिल्कुल शुद्ध रूप माने जाते हैं। आइए अब अपने दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, जहां हम द्रव्य की दो सबसे अहम खासियतों, द्रव्यमान और आयतन के बारे में जानेंगे। अक्सर द्रव्यमान यानी मास और आयतन यानी वॉल्यूम को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो चलिए इसे एकदम साफ कर लेते हैं। द्रव्यमान का सीधा सा मतलब है कि किसी चीज में द्रव्य की मात्रा कितनी है, और इसे हमेशा ग्राम या किलोग्राम में मापा जाता है। वहीं दूसरी तरफ आयतन का मतलब है कि उस द्रव्य ने कितनी जगह घेर रखी है, यानी वो कितना स्पेस ले रहा है। इसे लीटर या मिलीलीटर में मापा जाता है। मतलब एक तरफ है वस्तु की कुल मात्रा और दूसरी तरफ है उसके द्वारा घेरी गई जगह। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। जब भी पीने के पानी या दूध की कोई बोतल देखी जाती है तो उस पर अक्सर 500 लिखा होता है ना? वो 500 मिलीलीटर असल में उस बोतल का आयतन ही तो है। ये एक बहुत ही आसान तरीका है ये समझने का कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में आयतन को कैसे देखते और इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं अपने तीसरे अहम हिस्से पर, एसआई यूनिट्स और विज्ञान के वो सख्त नियम जो मापन को सटीक बनाते हैं। विज्ञान में माप तौल को लेकर कुछ बहुत ही कड़े नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। उदाहरण के तौर पर किलोग्राम को ही ले लीजिए। इसे लिखने का एकदम सही तरीका है अंक 7 और फिर अक्षर केजी। ध्यान देने वाली बात यह है कि नंबर और केजी के बीच एक साफ खाली जगह यानी स्पेस होना चाहिए। इसे बहुवचन बनाकर 7 केजीज लिखना या फिर बिना स्पेस दिए 7 केजी लिख देना पूरी तरह गलत है। और हाँ, एक बात और, इसके अंत में कभी कोई बिंदु नहीं लगाया जाता जब तक कि वो वाक्य का बिल्कुल आखिरी शब्द न हो। मिलीलीटर के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ अक्षरों के छोटे बड़े होने का यानी केसिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल सही तरीका है 500 ml, जहाँ m छोटे अक्षर में है और l बड़े अक्षर में। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ m और l के बीच कोई जगह नहीं छोड़ी जाती। इसे 500 ml लिखना या दोनों बड़े अक्षरों में 500 ml लिखना विज्ञान के नियमों के हिसाब से बिल्कुल गलत है। ये छोटी छोटी बातें ही तो वैज्ञानिक सटीकता को बनाए रखती हैं। घन मीटर यानी क्यूबिक मीटर के साथ भी यही सख्ती लागू होती है। इसे लिखने का सही तरीका है 2m³, मतलब नंबर 2 और m के बीच एक स्पेस छोड़ना बहुत जरूरी है। और जो अंक 3 है वो ऊपर की तरफ सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाना चाहिए। बिना स्पेस दिए सीधे 2m3 लिख देना एसआई नियमों के बिल्कुल खिलाफ माना जाता है। अब इस चर्चा के सबसे दिलचस्प बातों में से एक को देखते हैं। एक घन मीटर में आखिर कितना आयतन होता है? जवाब है ठीक 1000 लीटर। जी हाँ,
1000 लीटर। ये एक ऐसा जबरदस्त फॉर्मूला है जो बहुत बड़ी मात्रा में द्रवों और स्थानों को मापने और समझने में हमारी बहुत बड़ी मदद करता है। और अब हम पहुंचते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, सामग्रियों का वर्गीकरण और समूह बनाने का महत्व। लेकिन वर्गीकरण को समझने से पहले एक बहुत ही आम उलझन पर गौर करते हैं। क्या हवा यानी जो वायु हमारे चारों तरफ है वो भी द्रव्य है? इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है बिल्कुल। हाँ, हवा हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो जगह तो घेरती है और उसका अपना द्रव्यमान भी होता है। इसीलिए विज्ञान की नज़र में हवा भी पूरी तरह से मैटर की कैटेगरी में ही आती है। पर सवाल ये है कि चीज़ों को ऐसे अलग-अलग समूहों में बांटने की, यानी उनका वर्गीकरण करने की ज़रूरत ही क्या है? दरअसल ऐसा करने से हमें उनके गुणों और पैटर्न्स को समझने में बहुत आसानी होती है। एक जैसी या अलग-अलग खासियतों के आधार पर चीज़ों को व्यवस्थित करने से ये पूरी जटिल दुनिया थोड़ी आसान लगने लगती है। और ये कोई आज की बात नहीं है। इंसानों ने सदियों से न सिर्फ चट्टानों और निर्जीव चीज़ों का बल्कि जीवित जगत यानी पेड़ पौधों और जानवरों का भी इसी तरह वर्गीकरण किया है। विज्ञान की इसी समझ और वर्गीकरण ने हमें कई आधुनिक सामग्रियां दी हैं, जिनमें से एक है प्लास्टिक। लेकिन आज का हमारा ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म होता है। प्लास्टिक का आविष्कार, जिसने इंसानों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है, क्या वो असल में एक वरदान है या एक अभिशाप? ये आधुनिक सामग्रियां हमारे पर्यावरण को किस तरह प्रभावित कर रही हैं, इस पर हम सभी को बहुत ही गंभीरता से सोचने की जरूरत है।